जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के NCERT पैटर्न पर गणित विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो साइंस पर था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको इस चैनल के बारे में कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आइए हम अपने सिलेबस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको एचसीएफ निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। दोस्तों, ये विधि कोई नई विधि नहीं है, इसको हम पहले कुछ दूसरे नाम से जानते थे। तो किस नाम से जानते थे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस इसी विधि से आपको लगाना है, और यही आपकी कौन सी विधि है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस यहाँ पर चेंज क्या कर दिया गया है, यहाँ पर भाज्य को A, भाजक को B और भागफल को Q तथा शेषफल को R से डिनोट किया गया, अर्थात प्रदर्शित किया गया है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको करना क्या है, हम सबसे पहले पहले वाले पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन सवालों को आरोही क्रम में लिख लेना है। यानी कि बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लेना है और उसके बाद छोटी वाली संख्या को। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब करना क्या है, आपको फिर से वही लिखना है, सूत्र A बराबर में BQ प्लस R, जहाँ A आपका क्या बनेगा 225, बराबर में B आपका कौन सा होगा, जो छोटा वाला अंक उससे, और Q का मान आपको निकालना है तो आप यहीं पर थोड़ा सा रफ्कार भी कर लेंगे। यानी कि आपको करना क्या है, 135 से 225 में भाग देना। तो एक बार जाएगा 1 पंचे 5, 1 तिक्के 3 और 1 एकन्नम 1, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9 और 1 में से 1 गया कुछ। यानी भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आपका आया 90। अब अगली बार क्या करना है, इस 135 को पुनः यहाँ पर लिख देना है, और जो आपका शेषफल था उसको क्या बना देना है, B का मान अर्थात भाजक बना देना है, और यहाँ पर गुणक चिन्ह लगा के फिर पुनः आप 90 से भाग कितने में देना, आपको 135 में, पुनः एक बार जाएगा और ये आपका कितना 45 बचेगा। यानी कि शेषफल कितना आया 45। अब पुनः इस 90 को आपको क्या करना है यहाँ पर, और इस 45 को यहाँ, और इसको जब यानी कि 2 बार जाएगा, इस शेषफल कितना बचेगा 0। दोस्तों, इस प्रक्रिया को आपको तब तक करते रहना है जब तक हमारा शेषफल 0 न हो जाए, और जहाँ पर हमारा शेषफल 0 हो जाता है वही वाला जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, चूंकि भाजक पैंतालीस व
शेषफल शून्य है इसलिए 225 और 135 का HCF कितना होगा? 45 होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको इस प्रक्रिया को तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पर शेषफल आपका 0 ना आ जाए। जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा तो जिस भागफल से भाग देने पर शेषफल 0 होता है वही फाइनली हमारा क्या बन जाता है? HCF बन जाता है। तो आइए इसका दूसरा वाला भी देख लेते हैं। ये तो पहला था, दूसरा को भी उसी प्रकार लिख लेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? बड़ा वाला अंक 38, उसके बाद 220 ग्रेटर देन कितना? 196। पुनः आपको वही लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। फिर आपको वही सूत्र a बराबर में BQ प्लस R। a की वैल्यू यहाँ पर कितना? यानी a हमेशा कौन सा अंक बनेगा? बड़ा वाला 220 और b का मान कितना? 196। और अब इसको फिर से हम करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं रफ कार्य। यानी कि आपको 196 से भाग किस में देना है? 38 और 22 0। सबसे पहले हम एक बार ले जाएंगे तो 1 छंगन 6, 1 9, 1 एकन्नम 1, 12 में से 6 गए 6, ये बचा कितना? 7। इधर से यहाँ से लिया कितना हो गया? 17, 17 में से 9 गए 8, और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ से क्या उतारेंगे? 2। अब हम देख पा रहे इसको कितना बार ले जाएंगे? लगभग हम 9 बार ले जाएंगे। 9 छक 54, 9 9 81, 81 और 5 86, और 9 1 के 9, 9 8 17, 12 में से 4 गए 8, ये 5 बचा, 5 से 6 नहीं जा रहा, हासिल है 15 में से 6 गए 9, ये 7 में 7 गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं, अब से कितना? 0। अब हम 5 बार ले चलेंगे। 5 छक्का 30, 5 9 45, हासिल कितना? 3 बचा था, 45 3 48, 48 का 8, 5 1 के 5, 5 और 4 9, अर्थात हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। कितना? 195 और प्लस में शेषफल 0। तो आप फिर लिखेंगे चूंकि भाजक कितना? 196 और शेषफल 0 है, इसलिए 38 220 और 196
का HCF कितना होगा 196 होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे थे कि यहाँ पर तो हम तो एक एक बार ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ने पूरा पूरा बार क्यों ले लिया। तो यहाँ पर पूरा पूरा इसलिए लिए क्योंकि हमको क्या करना है कि जो हमारा शेषफल हो वो हमारा क्या होगा, भाजक से छोटा होना चाहिए। तो जब तक शेषफल हमारा भाजक से छोटा नहीं होगा तब तक हम पूरा पूरा ले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया है। तो ये दूसरा वाला देखते हैं। अब आशा करते हैं कि आप ये तीसरा नंबर अपने से हल कर लेंगे इसी प्रकार। तो ये दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसमें जो दिया होगा धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक जो भी दिया होगा उसको हम पहले मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं, माना कोई भी आप डिजिट ले सकते हैं, माना ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर ए तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हमें बी का मान लेना है। बी का मान हमेशा आपको याद रखना है मित्रों कि यहाँ पर जो 6q होगा, 3q होगा, 4q होगा, 9q होगा या फिर 3m होगा, 3p होगा, कुछ भी होगा नहीं, जो इसका गुणांक होगा वही हमारा बी का मान बनता है। जैसे यहाँ पर q में किसका गुणा, 6 का। अगर q में 3 का गुणा तो बी का मान 3 ले लेते। अगर 9 का होता तो हम 9 ले लेते। तो बी का मान कितना लेंगे यहाँ पर, 6। और उसके बाद अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सूत्र आपका क्या होता है, a बराबर में BQ प्लस का R। इसको आप समीकरण 1 मान ले दें। अब चूंकि b का मान तो हमें पता है लेकिन r का मान नहीं पता, तो हम r का मान पहले लिख लेते हैं। तो r का मान जो होगा, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप सोच रहे होंगे कि ये अपने से कैसे लिखते जा रहे हैं, तो इसको अपने से नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि r का मान, r को मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है q इसका मतलब होता है कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर। ये चिन्ह क्या होता है, यानी कि जिधर को मुंह खुला होता है उधर संख्या बड़ी होती है, जिधर को मुंह बंद होता है उधर संख्या छोटी होती है। तो आप कह सकते हैं कि r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन r का मान b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान 0 के बराबर भी हो सकता था तो 0 हो गया, बड़ा हो सकता था 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कि जो r का मान होगा b से छोटा होगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले हम r बराबर क्या लेंगे, r बराबर
0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, तो जब r बराबर 0 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर में b की जगह कितना है 6 q प्लस r की जगह 0, अर्थात a बराबर में कितना मिला 6 q। फिर पुनः हम क्या करेंगे, r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। पुनः जब r बराबर हम कितना लेंगे 2 लेने पर, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस का 2। फिर आप लेंगे r बराबर 3 लेने पर, जब r बराबर 3 लेंगे आप, जब r बराबर 3 लेंगे तो आपको हो जाएगा a बराबर में 6q प्लस 3। पुनः जब r बराबर आप कितना लेंगे 4 लेने पर, जब r बराबर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 4। और पुनः जब r बराबर कितना लेंगे आप 5 लेने पर, तो आपका a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब आपसे कहा क्या गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और जहाँ q कोई पूर्णांक हो। चूँकि कोई q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो किसी भी पूर्णांक संख्या में हम क्या काम करेंगे, अगर q कोई पूर्णांक संख्या है तो इसके साथ लगी कौन सी संख्या, सम। और किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे यदि हम q को मान लेते कि 2 है, तो अगर 2 में हम 6 का गुणा करेंगे 6 दूना 12। यदि हम q को 3 मान लेते हैं तो 6 से गुणा करेंगे 6 तिया 18। यदि हम q को 5 मान लेते हैं तो 6 पंचे 30। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि हर बार क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम संख्या आ रही है। इसलिए जब ये सम संख्या, तो ये हमारा शेषफल 0, तो इसका मतलब ये क्या है, सम है, तो ये विषम तो हो नहीं सकता है। तो जब इसको हम छोड़ देंगे तो अब आप लिखेंगे क्या, चूंकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, अतः ये कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इसलिए या आप कह सकते हैं तब 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्याएं होंगी। अब आप सोच रहे हैं कि इसको विषम क्यों बता दिया गया, तो अभी आपने देखा कि
ये क्यू जब एक पूर्णांक संख्या होगा तो किसी भी पूर्णांक संख्या में यदि हम सम संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा सम प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी सम संख्या में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो वो विषम बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ये सम प्राप्त होगा, अगर उसमें हम एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो अगली संख्या में जो प्राप्त होगी, यानी किसी भी सम संख्या में यदि हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा अगली संख्या जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, विषम संख्या। इसलिए ये सब संख्याएँ क्या हैं, विषम है। तो आप कह सकते हैं इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 और 6 + 5 के रूप का हो सकता है। अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 6 + 5 के रूप का हो सकता है। तो आइए 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बैंड क्या होता है और मार्च क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी परेड में, परेड मतलब क्या होता है, जिसमें सेना लेफ्ट राइट करती है, जैसे है ना, एक सीधा क्रम में लगा के, एक सीधी लाइन में लग के लेफ्ट राइट करते हैं, वो परेड होता है। तो उसमें क्या है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, उसके साथ कभी आपने देखा होगा कि जब आर्मी के जवान जब परेड करते हैं उसके आगे आगे क्या होता है, बैंड चलते हैं, यानी बाजा वगैरह चलते हैं। तो वही आर्मी बैंड जिसमें कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। तो कह रहा है कि दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो 616 सदस्यों वाली सेना और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के SCF के बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगी किसके, 616 सदस्यों और 32 आर्मी बैंड का SCF, 32 आर्मी बैंड के सदस्यों का HCF। अर्थात अभी इस पर आप क्या करेंगे, वही पुनः फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या बताया गया था कि आप इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, फिर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर आप पुनः A = BQ + R
ए की वैल्यू कितना 616, बी का मान कितना 32, क्यू का मान नहीं पता, तो क्यू का मान हम निकालेंगे 32 और 616। तो आप देख पा रहे हैं पहले कितना एक बार, तो एक बार ले जाएंगे तो ये 32 ही आएगा, और 11 में से 2 गए 9, और ये बचा कितना 5, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए कितना 2, और ये 6। अब ये लगभग कितना बार, यदि हम 8 बार ले तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, यानी कि अगर हम 9 बार ले जाए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, कटा देंगे 16 में से 8 गए 8, ये 8 में से 8 गए कुछ नहीं, 8 में से 8 गए कुछ नहीं, यानी कितना बार गया 19 बार। शेषफल कितना आया 8, और फिर से पुनः के यहाँ पर 32 और ये वाला 8 यहाँ पे गुना। अब इस 8 से किस में भाग देना है 32 में, तो 8 चौक 32, यानी कि कितना बार गया 4 बार। शेषफल क्या बचा 0, जहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पर हमारा क्या होगा, जो भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं अतः भाजक 8 और शेषफल 0 है, इसलिए 616 व 32 का एचसीएफ कितना होगा 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।